अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज आगाज़ करेंगे जो खबर ब्रेकिंग इंटरनेशनल, अगर आप मीडिया फॉलो भी कर रहे हैं और ओवरऑल इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी, कि इसराइल ने बिलाखिर ईरान के ऊपर रात गए हमला किया है और मल्टीपल उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। जो इजरायली मिलिट्री का दावा है कि जो मिलिट्री साइट्स हैं, जो मिसाइल जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, और ये याद रखने की बात है कि ये हमला इजराइल ने जो जवाब में किया, उसके जो ईरान ने इस महीने के शुरू यानी कि 1 अक्टूबर को कम से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर किए थे, और उसके बाद से इजराइल ये कह रहा था कि वो यकीनी तौर पर जवाब देगा और हमले करेगा। और अब शहबाज ये बिलाखिर उन्होंने कार्रवाई की है। जो अभी तक की इत्तलात हैं, जो ईरान ने कंफर्म किया है कि नुकसान तो इसमें बड़ा लिमिटेड हुआ है, और कम से कम 2 हलाकतों की उन्होंने तस्दीक की है कि 2 जो ईरानी फौजी हैं इन हमलों में मारे गए हैं। लेकिन जो पहले एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जैसे ये खदशा था कि इसराइल जो है शायद ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, तनसीबात हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बना सकता है, लेकिन उन्होंने निशाना नहीं बनाया। तो लगता ये है कि इजराइल भी जो है वो समझता है कि अगर वो बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई करता तो फिर ऑफ कोर्स ईरान भी उसी तरह का जवाब देता। तो कहीं ना कहीं ये जो फेज है इस लड़ाई का, लगता ये है कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मुझे लगता है। कामरान, अभी इस पर कुछ हतमी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस ईरान के अंदर से आ रहा है, वो इस हमले को जो ईरानियन मीडिया वो डाउन प्ले कर रहा है। कैजुअलिटीज़ का आपने बताया कि 2 फौजियों की जो हलाकत है उसकी उन्होंने बात की है। ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज है उसके बारे में ऐसा कोई क्लेम या काउंटर क्लेम नहीं आया। इसराइल की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी मीडिया की तरफ से और जो ऑफिशियल है वो भी एक मैयट किस्म का रिस्पॉन्स है कि जी प्रिसाइज अटैक्स किए गए और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया। मेनली जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इनके, उसकी जो फैसिलिटी थी उसके ऊपर कुछ अटैक्स हुए, और उससे पहले जो शाम में रेडार्स थे इंस्टॉल, उसको तबाह किया गया इसराइल की तरफ से। उनको तबाह करने के बाद कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 200 इसराइली जो फाइटर जेट थे वो इसमें हमले में वो उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या वो उनके जो F-35 जहाज़ हैं वो भी ईरानियन जो उसकी जो हदूद है उसमें आए हैं या उन्होंने बाहर से अटैक किया थ्रू लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसके ऊपर क्लैरिटी, क्योंकि एक इसके अंदर इशू ये भी आ रहा था कि रूस ने कोई S-400 जो मिसाइल इनको फराहम की, उसके बाद एक काउंटर अटैक या उनके जो जहाज़ गिराने वाली बात थी उसके ऊपर भी कुछ बात चल रही थी। असल में जो F-35 ऑफ कोर्स अमेरिका का ऑब्वियसली एक नया जो जहाज़ फाइटर वो उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि आपको मे बी उनकी एयर स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ईरान का मीडिया आपने कहा कि डाउन प्ले तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि ईरान का भी अपना एक, जिस तरह ज़ाहिर है कि इसराइल का जो डिफेंस शील्ड है वो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ईरान भी ये दावा करता है कि उनका भी एक डिफेंस शील्ड है। रूस का आपने जिक्र किया, वो भी उनकी उसमें मदद करता रहा है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो बेशतर हमले किए गए, एक वजह के उसका लिमिटेड नुकसान हुआ है क्योंकि जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है उसने एक्टिवेट किया और कई जो उनके हमले उनको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसमें जो अगर मजीद डिटेल में जाएं, जो इजरायली मिलिट्री दावा कर रही है वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने टारगेट किसको किया, जो मिलिट्री बेसिस थे, मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ थी मिसाइल की, बड़ा स्ट्रॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, फिर मिसाइल इंस्टॉलेशंस और अदर सिस्टम को किया, और 3 जो इलाके थे 3 मुख्तलिफ सूबों में, एक तेहरान के आउटस्कर्ट्स में उन्होंने किया है, दूसरा सूबा है खुजिस्तान और इलाम का ये इलाका है। इन इलाकों में मल्टीपल इन्होंने हमले किए हैं। लेकिन इसके अंदर की जो है, जो अभी इनिशियल जो रिएक्शन भी आ रहा है कि इजराइल ने, लगता है कि अमेरिका जो उनको एडवाइस कर रहा था उनकी बात सुनिए कि आप कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन उस नौयत की कार्रवाई हो कि मज़ीद जो हालात हैं वो ना बिगड़ें। मसलन जो मैंने जिक्र किया कि पहले खदशा था कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर सकता है इसराइल, या जो उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं। अब इन दोनों के हवाले से जो बाइडन इंतजामिया उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होगा तो ईरान ने ये इंडिकेट किया था कि फिर जो उनकी पब्लिक पॉलिसी है, जो डॉक्ट्रिन है कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उस डॉक्ट्रिन को तब्दील करके जौहरी प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। उससे फिर एक खित्ते के अंदर हथियारों की एक नई दौर शुरू हो जाती। दूसरा, जो ऑयल फैसिलिटीज़ की अगर आप बात करें, इंस्टॉलेशंस की बात करें, उस पर अगर हमला जो है वो अमेरिका में, आपको पता है कि चंद रोज़ के बाद वहाँ पर इंतखाबात होने हैं,
और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मईशत इज़ अ की एलिमेंट इलेक्शंस के अंदर, वहाँ पर भी अमेरिका, भले हमारे यहाँ भी लोगों को जाने का शौक है, उनके अपने मसाइल है, वहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। और अमेरिका को ये खदशा था कि अगर इसराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करता है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। तेल की कीमतें जब ऊपर जाएंगी तो अमरीकी जो अवाम है, उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। उस पर फ़र्क पड़ेगा तो फिर जो कामला हारिस हैं, उनके जो इलेक्शंस में जीतने के चांसेस हैं, उस पर भी मनफी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उनकी एडवाइस को हीड किया है और अवॉइड किया है, और जो अटैक्स उन्होंने किए हैं, लगता यही है कि बेसिकली फेस सेविंग के लिए अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है इसराइल की, और दूसरा एक डिटेरेंस जो आपने मेंटेन करना होता है कि ईरान ने एक कार्रवाई की थी और उसके जवाब में इसराइल ने कार्रवाई करनी थी। जो इसराइल के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जो इसराइल का रिस्पांस है वो लेस देन एक्सपेक्टेशंस है। उनका ये ख्याल था कि एटलीस्ट जो इरानियन ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी हमला होना चाहिए, ताकि आइंदा जो ईरान है वो इस किस्म का मजीद हमला जो है वो इसराइल के ऊपर ना करे। याद रहे कि इसराइल की तरफ से गालिबन ये पहला डायरेक्ट हमला है जो ईरान के ऊपर किया गया है इस स्केल का, और ये पहली दफा गालिबन, इससे पहले भी जब इनकी एस्केलेशन हुई थी मार्च अप्रैल में, जब एक तो शाम में जो डिप्लोमेटिक मिशन था ईरान का जो है, उस वक्त जब उन्होंने किया था तो वो बड़ा लिमिटेड सा था, कोई ड्रोन से उन्होंने किया और उसका कोई इतना मैसिव स्केल में नहीं था। इतने मैसिव स्केल में ऑब्वियसली जो कह रहे हैं कि मल्टीपल अटैक्स उन्होंने किए, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल उसमें देखना एट अ टाइम उन्होंने सीरिया, इराक और हुतीज जो हैं, जिनको अगेन कहा जाता है कि ईरान उनको सपोर्ट करो, फिर ईरान, इन चारों के ऊपर उन्होंने हमला किया है। अब जो ईरान है या ये जो ग्रुप है ये इनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है और इसराइल और अमेरिकन को एक्सेस ऑफ ईवल कहता है। तो बात आपकी ठीक है, अभी लग ये रहा है कि मय्यद रिस्पॉन्स है और इसमें जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और जो मोर इम्पोर्टेंटली जो सिविलियन साइट्स हैं किसी भी किस्म की उनको अटैक नहीं किया गया। और ईरान की मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो लाइफ इज नॉर्मल इन ईरान, इन तेहरान, ऐसा उनको उस तरीके से इफेक्ट। इनफैक्ट इन हमलों के कुछ देर के बाद ही, पहले तो ईरान ने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी थी, उसके कुछ अरसे के कुछ टाइम के बाद जब इसराइल ने ये ऐलान किया कि अब जो उनका जो भी ऑपरेशन था या जो हमले थे वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो उसके फौरी बाद उन्होंने एयर स्पेस भी बहाल कर दी, तमाम जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो भी बहाल हो गया, जिससे ये जाहिर होता है कि इमीडिएटली किसी फर्दर एस्केलेशन का कोई खतरा दोनों साइड से कोई नहीं। बट अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से भी आया है और मोर इम्पोर्टेंटली सऊदी अरब की तरफ से भी इस दफ़ा रिएक्शन आया है, और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं इस खत्ते के उनकी तरफ से भी रिएक्शन है। तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऑल्दो हमारे को डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इसराइल के साथ, और जब भी इस किस्म का कोई वाक़या हुआ पाकिस्तान ने ईरान और दूसरे जो ममालिक है उनकी हमायत की। अभी जो स्टेटमेंट आई है, डू यू थिंक ये कंसिस्टेंट है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, या उसमें एक स्टेप पाकिस्तान आगे गया है? देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल कंसिस्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने बड़ा एक्सप्लिसिटली विदाउट एनी एम्बिग्विटी आई थिंक ईरान का साथ दिया है। दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं। एक तो वजारत खारजा ने जो ऑफिशियल रिएक्शन दिया है उसमें स्ट्रांगली कंडेम किया है ईरान के ऊपर ये जो हमले किए गए हैं, और कहा है कि ये क्लियरली जो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी उसकी खिलाफ वर्जी है। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल कहता है कि उन्होंने ये जो कार्रवाई की है, जो ईरान ने उनके खिलाफ 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे, लेकिन यहाँ पर अगेन पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो हालिया खित्ते के अंदर कशीदगी है वो इसराइल के ऊपर आयद होती है। और फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पाकिस्तान ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं कि ये जो इसराइल है उसकी कह सकते हैं कि रेकलेसनेस है और एक क्रिमिनल बिहेवियर है, और इस पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको नोटिस लेना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, उन्होंने भी स्ट्रांगली कंडेम किया और ये भी कहा कि हम इस मौके के ऊपर ईरान के साथ खड़े हैं। तो अगर पहले वाली स्टेटमेंट्स देखें तो शायद कहीं ना कहीं हम एक मिडिल ग्राउंड या थोड़ा सा बच बचा के चलने की कोशिश करते थे। यहाँ पर बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियरली हमने एक तो इन हमलों की मजम्मत की है, दूसरा जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर डाली है, और तीसरा ईरान को सपोर्ट किया है। फिर इसमें जो अहम बात है, क्योंकि पहले ऑब्वियसली मगरबी जो ताकतें हैं उनका तो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर होता ही है, लेकिन अगर आप गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी ऑफकोर्स पाकिस्तान के ऊपर एक हमेशा प्रेशर रहा है कि जब ईरान की बात आती है तो थोड़ा सा आप नबी तुली बात करते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान ने क्यों ये स्टांस लिया है? क्योंकि अगर आप रिएक्शंस देखें, मसलन कतर का रिएक्शन देखें, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है, ईरान को उन्होंने सपोर्ट किया है। सऊदी अरेबिया, जिनके ऑब्वियसली हिस्टोरिकली कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे ईरान के साथ, उन्होंने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी वायलेशन है। यूएई को बेशक देख लें आप, बाकी बाकी जो ममालिक हैं खित्ते के, ओमान, ये सारे
बट इंटरेस्टिंग ये बात है कि एक क्लियर लगता है कि डिवाइड है। मसलन जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका स्टांस तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने मजम्मत की है इन हमलों की। लेकिन अगर आप मगरबी ममालिक का रिएक्शन देखें, मसलन अमेरिका क्या रिएक्ट कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ये इजराइल का राइट था जवाब देना, और अब जो है ना ईरान को फर्दर कार्रवाई नहीं करनी। यूके का अगेन सिमिलर रिस्पॉन्स है, उन्होंने कहा है कि ईरान को इसके बाद मजीद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो क्लियरली आपको एक डिफरेंस नजर आता है कि एक तरफ गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, बावजूद ईरान के साथ कई ममालिक के इख्तलाफात रहे हों, वो ईरान को बैक कर रहे हैं, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो इजराइल के इत्तेहादी हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं इजराइल के एक्शन को, बट एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि मामलात को यहां से ठंडा होना चाहिए। और दूसरा आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर कि अमेरिका जो है दो के सपोर्ट तो वो करता है इजराइल को, लेकिन उसने एटलीस्ट पब्लिकली कोशिश की कि अपने आप को इससे दूर रखे। उन्होंने ये वाजे किया कि ये उनको पता था पहले से कि ये इजराइल कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई में बराह रास्त अमेरिका शामिल नहीं है। प्लानिंग की स्टेज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, ये उनका प्लानिंग की दावा है उनका, और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका के ऑफकोर्स पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े एसेट्स हैं, और ईरान वाजे कर चुका है कि अगर कोई भी मुल्क, अमेरिका हो या इवन गल्फ कंट्रीज हो, इस हमले से पहले अगर वो इजराइल का साथ देगा तो ईरान उनको भी एक लेजिटिमेट टारगेट समझेगा। तो अमेरिका जो है यहां पर क्लियरली अगर देखें तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो ईरान से अवॉइड करना चाहता है। बहरहाल ये एक लिहाज से तो इन अ वे अभी तक जिस तरीके से एक अटैक के ऊपर रिस्पॉन्स आया उसे ये लग नहीं रहा कि नाज़रीन ये जो चीज़ है ये फर्दर एस्केलेट होगी, लेकिन रीजनल टेंशन्स ख़त्म अभी नहीं हुई। फ़लस्तीन में ये मसला भी चल रहा है। एक सूरत हाल ये इसके अंदर जो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है वो ये है कि अगर फ्रांस, यूके और अमेरिका ईरान को ये कह रहे हैं कि आप इसको फर्दर इसको एस्केलेट ना करें, तो इसका मतलब है कि दरवाज़ा जो है मुज़ाकरात का वो अभी भी खुला है, और उसमें अब जो अगली बात होनी चाहिए और इसके एक चांसेस भी हैं कि वो होंगे कि जो एक पीस, एक सेटलमेंट है पैलेस्टीन के इशू की, लेबनान में जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी कोई ना कोई सूरत वाज़ेह हो। और मेरे ख्याल में एक इसमें पॉइंट मैं ज़रूर ऐड कर दूं कि ये जो इजराइल ने किया है हमला, ये उनको भी पता था कि अमेरिका में अब होने वाले हैं आम इंतखाबात, यानी कि सदारती इंतखाबात, और ये जो वहां पर एक वैक्यूम था उसका उन्होंने फायदा उठाया। और इजराइल को पता है कि जब वहां पर सदारती इंतखाबात हो जाएंगे, जो भी नया सदर आएगा, बावजूद इसके कि वो इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की ब्लैंकेट जो सपोर्ट है उनको नहीं देंगे कि इजराइल जो मर्जी करता है। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी पता था कि ये एक उनके पास विंडो है कि वो ईरान के खिलाफ हमला करके अपना एक स्कोर सेटल कर लें, और उसके बाद शायद जिस तरह शहबाज ने जिक्र किया कि मे बी जो भी सदर बने, हो सकता है कि अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के बारे में यह कहा जाता है कि हालांकि दोनों जो जमातें हैं वो फुली सपोर्ट करती हैं इजराइल को, ट्रंप के बारे में यह कहा जाता है कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। अगर वो अपने आप को पीस मेकर के तौर पर भी प्रेजेंट करते हैं तो इजराइल की जो हुकूमत है उनको इस चीज का खदशा है, या उनको अंदाजा है कि इस तरह की सपोर्ट अमेरिका से जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस विंडो का वो मेरे ख्याल में फायदा उठाना चाहते थे। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम का, और कौन कौन सी शराइत पाकिस्तान ने एग्री की हैं और किन शराइत पर ऑलरेडी हम आप कह सकते हैं कि उसकी वायलेशन में है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 25 सितंबर को $7 बिलियन का एक नया प्रोग्राम अप्रूव किया था, लेकिन जो प्रोग्राम की शराइत हैं वो कड़ी हैं। माजी के बरक्स पहले तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी कि जो भी शराइत हैं उस पर अमल दरामद करना होता था, लेकिन गिवन पाकिस्तान एक्सपीरियंस अब जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनके ऊपर भी सर्टन कंडीशंस इम्पोज की गई हैं जिस पर अमल दरामद करना ऑफ कोर्स उन पर लाजम मलजूम है। तो आज के इस सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे कि क्या अभी तो ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स बिल्कुल इसका आगाज है कि ऑलरेडी उसकी वायलेशन स्टार्ट हो गई है। तो जो हमने ओवरऑल अगर आप देखें कुछ शराइत हैं जो पाकिस्तान ने मानी है जब $7 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम हमें मिला है, और उसमें कुछ शराइत ऐसी भी हैं जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों से है। तो ये एक डबल चैलेंज है वफाकी गवर्नमेंट के लिए, एक तरफ खुद उन्होंने जो अमल दरामद करना है, और दूसरा ऑब्वियसली मतलब विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर आप स्ट्रिक्टली इन थ्योरी देखें तो जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं बहुत से फैसले करने में, और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कि वफाकी गवर्नमेंट को सूबाई हुकूमतों को भी मना के रखना होता है। तो अभी तक की क्या इंडिकेशन है कि क्या वो सूबाई हुकूमतें उस पर पूरा उतर पाएंगी जो शराइत IMF ने आयद की हैं?
कामरान, एक तो ये कि ये जो 40 शराइत हैं जिसका हम पिछले 2-3 प्रोग्राम में बड़ी तफसील से उनका जायज़ा ले चुके हैं, ये तमाम की तमाम ऑलमोस्ट बड़ी चैलेंजिंग इसमें ये कंडीशंस हैं। और ख़ास तौर पर जो एक नई बात इस प्रोग्राम में जो पिछले प्रोग्राम्स में नहीं थी कि सूबे जो हैं वो अब इक्वली पार्टनर हैं इस IMF के प्रोग्राम में। माजी में ऐसा होता रहा कि तमाम जिम्मेदारी जो थी वो वफाकी हुकूमत के ऊपर होती थी और सूबे मनमर्जी करते थे, और एक चीज़ उन्होंने वो करनी थी कैश सरप्लस वाली, वो भी उस तरीके से बाइंडिंग उनके ऊपर नहीं होती थी। और इस दफ़ा प्रोग्राम साइन होने से पहले ही जो इफेक्टिव हुआ 25 सितंबर को उसका अप्रूवल हुआ, उससे पहले ही IMF ने पाकिस्तान को इस चीज़ पे उन्होंने कायल किया कि आपकी तमाम चारों सूबाई हुकूमतों को एक नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर दस्तखत करने और वफाकी हुकूमत भी उस पर साइन करेगी। और ये सिग्नेचर्स जो हैं ये प्रोविंशियल और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर्स के, तो हाईएस्ट लेवल की उन्होंने वहाँ से सूबों से कमिटमेंट ली। आज की जिस स्टोरी की हम जिक्र करने जा रहे हैं ये उसी से रिलेटेड, और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका पहले दिन से ये पता था कामरान कि इस किस्म का ये वाला जो चैलेंज है ये इनको आना है, इतनी जल्दी आ जाएगा ये हमारा जो था उसकी तवक्को नहीं थी कि जो पहले ही क्वार्टर है उसमें ही जो ब्रीचेस हैं वो होना शुरू हो गई हैं। आमतौर पर जो खर्चा है उसके पैटर्न कुछ इस किस्म के होते हैं कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें वो पहले हाफ में जो पहले 6 माह होते हैं माली साल को उसमें कम खर्चा करते हैं, और फिर उसके जो एक एक्सेलेटर के दबाते हैं वो खर्चे का तीसरे और खास तौर पर चौथे क्वार्टर में। बट नाज़रीन, आज की बड़ी खबर ये है कि चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर IMF के प्रोग्राम के तहत 342 अरब रुपए की बचत करनी थी अपने बजट्स में। उनका जो भी रेवेन्यू हो उसमें से उन्होंने जो भी खर्चा करना हो, खर्चे और रेवेन्यू का जो फर्क है वो 342 अरब रुपया कम खर्च करना था उन्होंने अपने रेवेन्यू से, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है। 342 अरब रुपए की बजाय तकरीबन चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर 160 अरब रुपए की बचत की है। तो जो IMF के प्रोग्राम का हदफ था वो 53% से जो है या 182 अरब रुपए से वो मिस हो गया है। चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर तकरीबन 1563 अरब रुपए खर्च करने थे। उनकी जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है वो 1745 अरब रुपए की हुई है, और जो ब्रीच हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह से हुआ है। पंजाब ने जो रिक्वायर्ड एक रेवेन्यू उसका जो कैश सरप्लस देना था वो पंजाब की हुकूमत नहीं दे सकी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो एक ब्रीच IMF के प्रोग्राम की उसमें चला गया है। और इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि IMF के ऊपर क्या एक्शन लेगा या नहीं लेगा, और जो भी सिचुएशन होगी और जो पोजीशन IMF की होगी वो वाजे होगी जब इसका प्रोग्राम का कामरान पहला रिव्यू होगा, और उसमें भी कुछ टाइम है। अच्छा, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर जब आप के ऊपर शराइत लागू होती हैं और जब आप इस तरह से ब्रीच करते हैं, और आपने कहा कि ज़ाहिर है कि जब ये पहला रिव्यू आएगा उसमें टेकअप होगा, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का बेंचमार्क जो रखा है IMF ने और हमने एग्री किया है मिस हो जाए, तो फिर क्या उसकी रेमेडी है? क्या फिर आपको अगली जो किस्त मिलनी है वो IMF रोक सकता है, या उसमें एक रीजनेबल अगर कोई जस्टिफिकेशन लेट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आती है तो उसमें फिर आपको कुछ वो वेवर दे सकते हैं? क्या उनके पास अथॉरिटी होती है? कामरान, ये डिपेंड करता है कि जो ब्रीच है वो उसकी नेचर क्या है। ये वाला जो ये इंडिकेटिव टारगेट है, बेसिकली पूरे माली साल में उन्होंने जो सेविंग करनी है चारों सूबाई हुकूमतों ने मिला के 1217 अरब रुपए की करनी है। और इसी तरीके से जो इसका डायरेक्टली फिर एक लिंक होता है, जो एक फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइमरी बजट का सरप्लस देना होता है। तो यहाँ पे इनका जो ब्रीच आया है, और या कोई और भी शर्त है अगर वो ब्रीच हो जाती है, जिस तरह 2 और शराइत हैं जिसमें FBR ने अपना जो हदफ है वो 90 अरब रुपए से हासिल नहीं किया, ताजरों से 10 अरब रुपया पहले 3 माह में इकट्ठा करना था, 10 लाख रुपए किया। तो इस तरह की जो ब्रीचेज होती हैं उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। जैसे FBR के केस में मिनी बजट है, उसके ऊपर तैयारी होना शुरू हो चुकी है, जो मेयर्स है उसके ऊपर FBR ने काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह का जो ब्रीच है इसमें सूबों के ऊपर एक कदम लग सकती है कि आप अपने जो खर्चे हैं वो आइंदा कम करेंगे ताकि ये जो आपने ब्रीच किया इसको कवर कर ले। दूसरी, और ये जो पहले क्वार्टर का ब्रीच है अगर वो पहले हाफ में उसको कवर कर लेते हैं, जैसे पहले ये जो 342 अरब रुपए की सेविंग करनी थी और पहले 6 माह में उन्होंने 750 अरब रुपए की सेविंग करनी है, तो पीछे से जो एक लैग आ गया है उसको ये दूसरे क्वार्टर में कवर कर लेते, जो कि बड़ा चैलेंजिंग होगा, इतना आसान नहीं होता। उसमें जो वफाकी गवर्नमेंट है उसका फिर कितना रोल होता है? देखें, एक कमिटमेंट तो पाकिस्तान ने IMF को दी है, फिर जाहिर है कि इन सूबों ने वफाकी गवर्नमेंट को भी दी है, और अगर जो कमिटमेंट सूबों ने वफाकी गवर्नमेंट को दी है उसको वो ब्रीच करते हैं, तो वफाकी गवर्नमेंट के पास इस तरह से क्या टूल्स हैं
कि वो उनसे इंश्योर करवा सके कि इन पर वो अमल दरामद करें? ये एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है। आमतौर पर जो वफाकी हुकूमत है वो ये करती है कि जो ये सूबों का जो हिस्सा होता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में, वो जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो थोड़ा सा उसको तख़ीर से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ डेट जो है वो 30 सितंबर है किसी टारगेट की, तो 30 सितंबर से पहले उनको जो किस्त जानी होती है एफपीआर के जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें 57.5% तो सूबों का है, तो उसको डिले कर देंगे, वो 30 सितंबर को रिलीज नहीं करेंगे। इसी तरीके से लेट्स से अगला जो अब दिसंबर वाला आ रहा है क्वार्टर, दिसंबर में उसको 31 दिसंबर से पहले उसको डिले कर देंगे। इस किस्म के ये ट्रिक्स करते हैं, बट इफेक्टिवली इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती। सूबे हैं, वो कह सकते हैं हम खुद मुख्तार हैं अपने मामलात में, हमने ये कमिटमेंट आपके साथ जरूर की है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। इस केस में मैंने वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वर्जन लेने के लिए उनके फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। जो वजारत खजाना कह रही है उनका ये कहना है कि पंजाब ने ब्रीच इसलिए किया कि उनके ज़िम्मे जो कमोडिटी ऑपरेशंस के हवाले से कुछ कर्ज था वो उन्होंने बैंकों का कर्ज वापस कर दिया है, उन्होंने सेविंग नहीं दिखाई। अगर आप पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात ठीक है, उन्होंने कर्ज उतार दिया तो उसके ऊपर जो सूद है वो उनकी सेविंग होगी। और अब जो उनको एक कहा गया वफाकी वजारत खजाना को पंजाब की तरफ से कि हमारे पास तकरीबन 200 अरब रुपए की गंदम के जो ज़खायर है वो पड़े हुए, तो जब वो हम मिलों को रिलीज करना शुरू कर देंगे हमारे पास वो पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा आ जाएगा तो उससे हम जो प्राइमरी आपका जो कैश सरप्लस का जो हदफ है वो हासिल करेंगे। लेकिन कामरान, हम वफाकी हुकूमत के खर्चे की अक्सर बात करते हैं, सूबों के ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं है। अगर आप इनके स्पेंडिंग पैटर्न्स देख लें, क्योंकि पैसा सारा तो सूबों के पास है, उसमें जो टोटल अखराजात चारों सूबाई हुकूमतों ने मिला के किए हैं वो 1745 अरब रुपए के, जो कि 1/3 ज्यादा है पिछले माली साल का। अगर क्वार्टर ले तो उससे 1/3 इंक्रीज है, तो मैसिव खर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर जो खर्चा हो रहा है वो करंट एक्सपेंडिचर में हो रहा है। करंट में इनका 1220 अरब रुपए का खर्चा है जो 28% ज्यादा है। डेवलपमेंट खर्चे में सिर्फ 4% का इजाफा है। नाज़रीन, एक और शर्त थी इसकी IMF की जो सूबों से रिलेटेड थी, वो सूबों ने मीट कर लिए। वो शर्त ये थी कि चारों सूबाई हुकूमतों ने जो नेट रेवेन्यूज इकट्ठे करने वो तकरीबन 184 अरब रुपए के करने हैं। तो 184 अरब रुपए के अगेंस्ट चारों सूबाई हुकूमतों ने 213 अरब रुपया इकट्ठा किया है। तो उनका रेवेन्यू जो एक्सेस है, जो शर्त थी, उसे 29 अरब रुपए या 16% ज्यादा है। इसके बावजूद वो कैश सरप्लस जनरेट नहीं कर सके उतना जितना चाहिए था। तो प्रॉब्लम, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, महसूलात नहीं है, महसूलात उसका एक पार्ट है, रेवेन्यूज एक पार्ट है। असल प्रॉब्लम है खर्चों पे, और खर्चों वाली साइड पे वफाकी हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पाती और सूबाई हुकूमतों ने तो बिल्कुल एक खुला हाथ रखा हुआ है। तो अगर कामरान इसी ट्रेंड को अगर हम देखें तो ये काफी एक चैलेंजिंग एक जो है वो सूरत हाल हो सकती है वफाकी हुकूमत के लिए। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि नेशनल फिस्कल पैक्ट चारों सूबाई हुकूमतों ने साइन किया हुआ है, तो दे शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स। अगर वो ऑनर नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स। एंड गिवन द फैक्ट कि जो वैसे तो हम सूबों और विफाक की बात कर रहे हैं, इस वक्त पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर भी सेम जो जमात है उनकी हुकूमत है, तो इट इज़ ऑल द मोर रीज़न कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर विफाकी हुकूमत की जो कामयाबी है वो ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट की भी कामयाबी है, तो उन पे शायद ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, कोई ऐसा सूबा जहां पर विफाकी गवर्नमेंट में जो जमात बरसरे इक़्तिदार है वहां पर ऑपोजिशन में, वहां पे तो चले होता तो समझ आती पंजाब की समझ नहीं आ रही। और मेरे जरा ये बता रहे हैं, कल जब ये खबर छपी थी ट्रिब्यून में, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नोटिस लिया है और इनसे पूछा है कि ये हुआ क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है। तो लेट्स सी, ये जो बात है नाज़रीन, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नोटिस लेने दूर ना, इस पे कोई एक बेटर स्ट्रेटेजी चारों सूबाई हुकूमतों को बिठा के इनसे बात की जाए कि आखिर अखराजात पे ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान के फार्मर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, और जो IMF के प्रोग्राम की जो शराइत मानी गई हैं, क्या वाकई इस किस्म की शराइत पाकिस्तान को माननी चाहिए थी। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। IMF ने जैसे हमने कहा कि अबाउट 40 जो शराइत हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आयद की हैं, और उसमें से एक शर्त ये भी है कि जो हमारे यहाँ आम तौर पर गंदम, गन्ना, इस तरह की जो पैदावारें हैं उसकी जो हुकूमतें हैं वो एक कीमत मुकर्रर करती हैं। मकसद उसका ये होता है कि एक तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज ना हो, दूसरा जो फार्मर है उसको जो मुनासिब कीमत है, यानी कि ज़ाहिर है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और जब अपनी फसल वो तैयार होकर मार्केट में बेचें तो कम से कम वो नुकसान में ना बेचें। लेकिन IMF ने ये अब शर्त आयद की है कि हुकूमत को और हुकूमतों को इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए और मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है। लेकिन इस कमिटमेंट के बावजूद अब जो फूड मिनिस्ट्री है फेडरल, वो प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को ये एडवाइस कर रही है कि जल्दी से आप जो गंदम की
सपोर्ट प्राइस है उसको सेट करें और जो खरीदारी के टारगेट्स हैं उनको सेट करें। तो हम कमिटमेंट करके आईएमएफ के साथ, तो ये क्यों, वजह क्या है इसकी कि जो फूड मिनिस्ट्री है उसको क्या खदशा है, वो क्यों चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी इस मामले पर कोई डिसीजन ले? कामरान, पिछले कई साल से जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कोशिश कर रहा था कि हुकूमत पंजाब जो हर साल तकरीबन 40 से 45 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो ख़रीदती है और ख़रीद के उसको फिर उसको ज़ख़ीरा करती है, तो वो जो उसके जो ऑपरेशन हैं हुकूमत पंजाब के वो उस हद तक हों जिस हद तक उनकी ज़रूरियात हैं, वो जो भी स्ट्रेटेजिक नेचर है। पहले उन्होंने कोशिश की कि 30 लाख तक आ जाए, फिर उन्होंने कहा जी कम से कम 20 लाख चले आप रख लें। और इस हवाले से उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ कर्जे भी दिए पंजाब की हुकूमत को कि आप ये अपनी जो गंदम की पॉलिसी है ओवरऑल जो कमोडिटी ख़रीदने की इसको चेंज करें। अब जो हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, जो कैश सरप्लस का जो हदफ इसलिए हासिल नहीं हो सका कि पंजाब की हुकूमत ने पहले कर्जे लिए हुए थे और कर्ज लेके वो गंदम खरीदती थी, तो गंदम इन्होंने उस पूरी बिकी नहीं है। जो मिलर था प्राइवेट, ये जो हमारे दूसरे व्हीट फ्लोर मिल्स हैं, इन्होंने पिछले साल आपको पता है बाहर से गंदम दरामद कर ली। जो पंजाब हुकूमत की खरीदी हुई गंदम थी वो पंजाब हुकूमत से वो नहीं ली उन्होंने, वो पड़ी हुई है, तो 200 अरब रुपए के आसपास तो उनके सिर्फ इस वक्त वो कमोडिटी के जो है वो ज़खायर उनके पास पड़े हुए हैं। पिछले साल चूंकि पंजाब हुकूमत ने गंदम ने खरीदी, जो मार्केट को प्राइस सिग्नल नहीं गया, तो जो ऑफिशियल रेट था वो 3,900 रुपये फी मन था, उसके अगेंस्ट कुछ 2600 से 3100 रुपये फी मन गंदम ओवरऑल बिकी है, जो कि किसानों को अच्छा खासा उसके हवाले से नुकसान हुआ। अब ये हो रहा है 20 नवंबर डेडलाइन होती है आमतौर पर, डेडलाइन तो जो वेदर के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें 20 नवंबर तक जो गंदम की बवाई करनी होती है। अब पिछले साल चूंकि कोई प्राइस सिग्नल नहीं दिया हुकूमत ने, और इस दफ़ा जो मीडिया में जो खबरें यही आ रही हैं कि जो IMF से हमारी शर्त है कि उसमें हुकूमत ने जो शर्त वैसे तो 2026 तक इम्प्लीमेंट करनी है, जून 2026 तक, लेकिन उसके ऊपर जो अमल दरामद का जो आगाज़ है वो इसी जो साल है वो इन्होंने करना है। उसके हवाले से जो फूड मिनिस्ट्री है नाज़रीन, उसने 2 बड़ी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उनका जो खदशा है जो इन जो तजावीज़ हैं उसके पीछे वो ये है कि अगर फौरी तौर पर इन चीज़ों पे अमल दरामद ना किया गया, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, तो उनका खदशा ये कि बवाई जो है उसमें पिछले साल के मुकाबले में अच्छी खासी कमी हो जाएगी और शायद पाकिस्तान को कम से कम $1 अरब की जो गंदम है वो दरामद करना पड़ जाए। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो फूड मिनिस्ट्री है उसकी जो 2 बड़ी तजावीज़ है प्राइम मिनिस्टर के लिए, नंबर 1 कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें सूबों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो गंदम की इमदादी कीमत उसको मुकर्रर करें, ना सिर्फ ये बल्कि एक आप जो गंदम खरीदने का हदफ है वो भी मुकर्रर करें। हर साल तकरीबन 60 लाख से 62 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है पंजाब, सिंध और वफाकी हुकूमत खरीदती थी। उन्होंने कहा अगर आपने ये तजवीज़ नहीं माननी कि गंदम की इमदादी कीमत जो है वो मुकर्रर करें, फिर दूसरी रिकमेंडेशन फूड मिनिस्ट्री की ये है कि आप कम से कम ये अनाउंस कर दें कि आप गंदम बीजें, जो मार्केट प्राइस होगी गंदम की उसके हवाले से हम एक सर्टेन अमाउंट जो है गंदम की जो क्वांटिटी है वो जो हुकूमत है पंजाब की, वफाकी और सिंध की हुकूमत खरीदेगी। तो ये जो 2 बड़ी रिकमेंडेशंस हैं ये प्राइम मिनिस्टर को दी गई हैं। और तीसरी तजवीज़ भी है कि अगर आप इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर पाते तो मामला जो है इक्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले कर दिया जाए, वो कामरान इसके हवाले से जो भी ECC ने फैसला करना है वो कर ले। जो फूड मिनिस्ट्री है उनका ये ख्याल है कि जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है इन जो IMF की कंडीशन की वो फिस्कल ईयर 2025-26 से स्टार्ट होगी, यानी कि जून 2026 तक है। तो उन्होंने कहा जी आप फौरी तौर पर इसको कम से कम इम्प्लीमेंट ना करें, 1 साल की उनके ख्याल में आपके पास स्पेस है, तो इस साल आप गंदम की या इमदादी कीमत मुकर्रर कर दें या एटलीस्ट प्रोक्योर कर लें, और साथ ही ये भी पब्लिसाइज कर दें कि दिस इज द लास्ट ईयर। उसके बाद जिस फार्मर ने जो फैसला लेना मार्केट के हवाले से, मेरे ख्याल में ये लेजिटमेट बात है कि अगर कोई भी अगर आपने चीज़ तब्दील करनी है तो अगर आप ओवरनाइट करेंगे तो यकीनी तौर पर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि पर्पज़ जैसे मैंने आगाज़ में कहा इमदादी कीमत का, बाकी जो भी ज़राई मुल्क है वहाँ पर भारत के अंदर भी इस तरह से वहाँ पे, लेकिन एक और इशू भी है ना, अब शुगर केन है। हाँ। अब जैसे गन्ना है, अब गन्ने की इस वक्त कटाई होनी है, जो शुगर मिलों को डेडलाइन दी है हुकूमत ने, वो जो 5 लाख चीनी उन्होंने एलिजिडली फिगर्स को मैनिपुलेट करके उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत, जो वफाकी काबीना ने भी उसकी इजाजत दी थी। हमने जब खबर की थी तो ECC ने दी थी, तो वफाकी काबीना ने बगैर परवाह किए कि किसी ने को मैनिपुलेशन किए, नंबर्स की या नहीं, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी थी थ्रू सर्कुलेशन। अब फार्मर ये कह रहा है कि गन्ना है उसकी इमदादी कीमत होती है,
कीमतें फरोख्त एक मुकर्रर करती है। गन्ना तो वफाकी हुकूमत नहीं खरीदती ना सूबाई हुकूमत खरीदती, उसमें तो कोई फिस्कल ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो कम से कम आप गन्ने की एक मिनिमम कीमत मुकर्रर कर दें। 21 नवंबर को क्रशिंग सीजन स्टार्ट होना है, तो एटलीस्ट फार्मर्स को एक रीजनेबल प्राइस मिल जाए। तो उस हवाले से भी अभी तक जो कोई प्राइस सिग्नल ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये बेसिकली प्रोविंशियल मैटर है, ना सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक मार्केट को दिया नहीं गया। और ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है उसके अंदर ये जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म को खत्म करना ये शामिल, और सूबे इसके ऊपर जो है वो दस्तखत कर चुके हैं। और उसकी शायद वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो मिल मालकान के इन्हें कहा जाता है कि शुगर बैरन, इनकी जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, जितने ताकतवर के ईवान हैं वहाँ पर भी उनकी रसाई है। तो शायद इस वजह से जब हुकूमत फैसले लेती है तो वो जो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है वो भी यकीनी तौर पर फिर असरअंदाज होती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम फॉरेन पॉलिसी के इशू पे बात करेंगे, और वो है भारत और चीन के दरमियान जो गुज़श्ता 4 सालों से एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसके हवाले से एक बड़ी खबर आई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत का आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है, वो तो हिस्ट्री है, हमें पता भी है, बट एट द सेम टाइम चीन के साथ भी उनकी एक तवील एक डिस्प्यूट है बॉर्डर का। और पाकिस्तान से ज़्यादा जो भारत का बॉर्डर लगता है वो ऑफ कोर्स भारत के साथ लगता है कोई अराउंड 3400 किलोमीटर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड ऑफ कोर्स चाइना, और उसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। मीन के कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सा एरिया किस मुल्क के साथ है, और इसी वजह से 1962 में जंग भी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसमें भारत को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। जो हालिया जो तनाज़ा है वो हमें 2020 में जून गालवान जो वैली है लद्दाख के एरिया में, वहाँ पर दोनों जो ट्रूप्स हैं उनके दरमियान किसी बंदूकों से या मशीन गनों से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि हाथापाई, डंडों और मुक्कों से लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 20 जो भारतीय फौजी वो मारे गए थे। और उसके साथ साथ बहुत अरसे के बाद फिर एक्नॉलेज किया चीन ने भी कि 4 उनके फौजी भी मारे गए थे। और उसके बाद शहबाज फिर हमने देखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन है वो बरकरार रही। भारत ने एज पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी टारगेट करने की कोशिश की, अपनी रिलायंस ख़त्म करने की कोशिश की कि बहुत सा जो रॉ मटेरियल है या बहुत सी इंपोर्ट्स जो चीन से आती हैं, क्योंकि चीन ऑब्वियसली दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उनका जो वे ऑफ ट्रेडिंग है वो हर जगह दुनिया की मार्केट में फैले हुए हैं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सी जो कंपनीज है चाइनीज़ उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई भारत ने, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इंपोज किए, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर भी बायलैटरल ट्रेड कम नहीं हुई और जो टेंशन है वो बॉर्डर के ऊपर जारी रही। अब ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है हाल ही में, जो खबर आई है कि आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस दोनों मुल्कों ने ये अब अग्री किया है कि 2020 वाली जो से पहले जो सिचुएशन थी उस पर वापस जाया जाए, क्योंकि 2020 से पहले दोनों जो ममालिक के फौजी थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो पेट्रोलिंग किया करते थे। ज्वाइंट होती थी अपनी अपनी साइड पर वो पेट्रोलिंग किया करते थे, और लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी, डिप्लॉयमेंट नहीं थी, पेट्रोलिंग किया करते थे। लेकिन जब ये गालवान वैली वाला वाकया पेश आया तो उसके बाद फिर ये पेट्रोलिंग का सिलसिला रुक गया, बल्कि री इन्फोर्समेंट हुई चीन की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी। और कहा यह जाता है कि ऐसे इलाके यानी कि गालवान वैली के वाक़े के बाद पहले जो चाइनीज़ जो फोर्सेस थी, अगर वो उनका एरिया पीछे था तो वो जो इंडियन जो टेरिटरी थी इवन वहाँ तक वो पहुँच गए थे। तो अब इन्होंने कहा है कि जो 2 एरियाज आइडेंटिफाई भी किए गए हैं वहाँ से इस महीने के आखिर तक डिसएंगेजमेंट होगी पहले, और फिर रिज्यूम हो जाएगा दोनों के दरमियान जो 2020 से पहले जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी बॉर्डर। तो ये जो पोजीशन थी, जो लैंड की ऑक्यूपेशन थी, या जो चाइनीज आगे थे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, वो क्या उससे पीछे जाएंगे या वो जो पोजीशन है वही मेंटेन रखेंगे? देखिए, इसके हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि क्योंकि चीन जब भी ये भारत ये इल्ज़ाम आयद करता था तो चीन यही कहता था कि जी हम तो जिस इलाके में वो हमारा अपना इलाका है, और भारत ने भी इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। अदरवाइज तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से मुतल्लिक तो बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग स्टांस है, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो वहाँ पर जो उनके अपोजिशन लीडर हैं वो उनको ताना देते हैं कि आप वो 56 इंच की जो कहते हैं कि छाती है उस तरह से मुकाबला करते हैं। लेकिन जो चीन है, जो भारतीय क्रिटिक्स भी कहते हैं कि 2020 के बाद भारत के इलाकों में बैठा हुआ है, लेकिन आपने उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि किन टर्म्स के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ है। अभी भी कुछ आवाज़ें भारत के अंदर से आ रही हैं कि शायद भारत ने एक नया जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चीन क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा करता है, वो मेरा नहीं ख्याल के निगोशिएशंस में इतना जल्दी वो बैक आउट करते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है कि किस टर्म्स पे हुआ है, बट ओवरऑल
आई थिंक इट्स अ ब्रेक थ्रू गिवन द फैक्ट कि इतनी जो टेंशन चलती आ रही थी, और फिर उस ब्रेक थ्रू का क्या नतीजा निकला कि 5 साल के तवील गैप के बाद जो रशिया में ब्रिक्स की समिट हुई तो उसकी साइड लाइन्स के ऊपर प्रेसिडेंट शी और भारत के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान पहली बायलैटरल मीटिंग खबर इसमें जो हमारा एलओसी के ऊपर एक सीज फायर हुआ था भारत के साथ, वो आफ्टर दिस इंसिडेंट हुआ था 2020 में गालबन ये हुआ था वाकया चीन वाला, और 2021 में हमारा सीज फायर हुआ था, इफ माय डेट्स आर नॉट रॉन्ग। तो उस वक्त एक परसेप्शन था, ये बात कही जाती थी क्योंकि जो भारत है वो दोनों साइड से सैंडविच हो गया है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, वो जो ट्रू फ्रंट सिचुएशन थी। तो अब अगर वहां से प्रेशर ईज होता है उसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली साइड से, तो क्या इसका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? देखिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक बात है, बल्कि बिल्कुल आपने सही कहा कि फरवरी 2021 में बिकॉज ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही थी, उसके बाद अचानक से एक स्टेटमेंट आया दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली, ज्वाइंट स्टेटमेंट आफ्टर मेनी ईयर्स, कि दोनों मुल्कों ने एग्री किया है कि रिन्यू करें सीज फायर को। अब उसके हवाले से जो मेरी भारत में कई जो जर्नलिस्ट हैं उस वक्त की बात हुई, उन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ थे उस वक्त के, उन्होंने एक्नॉलेज किया, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे उस वक्त जनरल बाजवा, कि पाकिस्तान चाहता तो जब चीन के साथ भारत की टेंशन चल रही थी तो शायद उसे एडवांटेज ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरली बिहेव किया एज पर द इंडियन मिलिट्री। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जब इस तरह की कार्रवाई नहीं की, एडवांटेज नहीं लिया, तो फिर ये सीज फायर भी हुई, उससे इंडिया को फायदा हुआ। अब इसके बारे में डिबेट हो सकती है कि हम आखिर इतने जेनरस क्यों हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एक ऐसा CBM था जिसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ने थे, लेकिन वो फिर मामलात आगे ना बढ़ सके। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं गिवन के खित्ते के अंदर जो इतनी कशीदगी रही, टेंशन रही। अब चीन और भारत के दरमियान जो टेंशन कम हुई हैं, फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा का SCO के मौके के ऊपर पाकिस्तान का दौरा, और वो दौरा बगैर किसी मिसहैप के हो जाना, अगेन वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि शायद एक रिकोलैबोरेशन हो रही है खित्ते के अंदर, और ख़ास करके भारत की जो हिकमत अमली है अपने नेबर्स को लेकर के। तो देखते हैं कि फर्दर इसकी आउटकम क्या निकलती है, क्योंकि एक बात याद रखने की है कि ये एक टेम्पररी जो ऑब्वियसली रिलीफ ज़रूर आया है, टेंशन कम हुई है चीन और भारत के दरमियान, लेकिन जो एक्चुअल दोनों मुल्कों के दरमियान क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं टेरिटरी के, वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, यानी कि जो असल डिस्प्यूट है वो अभी तक हल नहीं हुआ। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।